स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द टर्निंग पॉइंट कोचिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट अल्मोड़ा में। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर एस बिस्ट। स्टूडेंट्स, आज आपने व्हाट्सएप के माध्यम से पंचेश्वर डैम की स्थिति को जानने की इच्छा जताई है। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम पहले भी ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत काली नदी तंत्र, पंचेश्वर डैम और उत्तराखंड नदी तंत्र को आपको विस्तार से समझा चुके थे। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन बाद में हुआ था तो उनका ये टॉपिक छूट गया था। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक को हम दोबारा से रिवीजन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो काली नदी का जो उद्गम है ये पिथौरागढ़ के कालापानी क्षेत्र से है। तो स्टूडेंट्स, यह काली नदी है, यह कालापानी से लेकर बाद में कालापानी से लेकर यह काली नदी पिथौरागढ़ के बॉर्डर को टच करते हुए चंपावत में टनकपुर के पास प्रवेश करती है और बरमदेव मंडी के बाद यह शारदा के नाम से नेपाल में प्रवेश कर जाती है। स्टूडेंट, उसके बाद ये नेपाल में प्रवेश कर जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा जो काली नदी तंत्र का ये पूरा अपवाह तंत्र है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको शुरू से समझते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स काली नदी जो है ये इसका जो उद्गम क्षेत्र है ये कालापानी क्षेत्र है। और स्टूडेंट्स, कालापानी क्षेत्र अभी हाल ही में समाचारों में भी चर्चा के विषय में रहा। तो स्टूडेंट्स, कालापानी का ये क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच में विवादों में रहा है। और 1962 में जब भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था उस समय भी कालापानी का ये क्षेत्र भारत और चाइना के बीच में विवाद का क्षेत्र रहा। और हाल ही में नेपाल ने भी इस क्षेत्र में अपना दावा किया है। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली इस विवाद को समझने से पहले हमें थोड़ा सा इसके पुराने इतिहास में जाना होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, चंद राजवंश के अवसान के बाद 1790 में, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, 1790 से लेकर 1815 तक उत्तराखंड में गोरखा शासन स्थापित हुआ और बाद में 1815 में गोरखों की अंग्रेजों से पराजय हुई और संगौली संधि के तहत गोरखाओं को काली नदी से पश्चिमी क्षेत्र उनको दिया गया। काली नदी से पश्चिम का क्षेत्र उनको दिया गया, जो कि संगौली संध के अंतर्गत ये कहा गया था कि काली नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो नेपाल का होगा और उससे पूरी क्षेत्र में भारत का अधिकार होगा। लेकिन स्टूडेंट, उस समय ये जो इलाका था 1815 के समय का इलाका, जो कालापानी का क्षेत्र था, एक दुर्गम इलाका था, एक बिहड़ इलाका था और अंग्रेज़ों द्वारा इसका सही परिसीमन हुआ नहीं था। अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया 1962 में, और उसके बाद भारत और नेपाल के बीच विवादित विषय रहा। क्योंकि स्टूडेंट, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं कालापानी का, एक्चुअली इसके उद्गम को लेकर विवाद है। कालापानी के उद्गम को लेकर विवाद है। भारत इसकी जो बाउंड्री मानता है स्टूडेंट्स, भारत का मानना यह है, एक्चुअली कालापानी का जो उद्गम है स्टूडेंट्स वो एक बिंदु नहीं है, वो जो काली नदी बनती है वो कई जलधाराओं से मिलकर बनती है। स्टूडेंट्स, कई जलधाराओं से मिलकर बनती है। लेकिन सर स्टूडेंट्स, नेपाल का जो मानना है कि कालापानी का जो ये क्षेत्र है स्टूडेंट्स, उसका मानना है कि काली नदी का उद्गम यहाँ से हुआ है, जो नेपाल के दार्चुला जिला का हिस्सा है। वो स्टूडेंट ये मानता है नेपाल कि ये क्षेत्र, क्योंकि वो मानता है कि काली नदी का उद्गम कालापानी के इस क्षेत्र से है और भारत ये जो पर्वत का जो आकार लिए हुए है, जो एक सीमा लिए हुए है, यहाँ से काली नदी का उद्गम को मानता है। तो इस तरह से यहाँ से भारत अपना उद्गम क्षेत्र को मानता है, लेकिन नेपाल इसका उद्गम यहाँ से मानता है। यहाँ से मानने की वजह से वो क्षेत्र इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है, जबकि भारत का पहले से ही इस क्षेत्र पर अधिकार रहा है। वर्तमान में यह क्षेत्र भारत के ITBP के नियंत्रण में है और यह क्षेत्र स्टूडेंट्स एक ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर चाइना, नेपाल और भारत की ये बॉर्डर पर ये क्षेत्र है, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है
और स्टूडेंट्स यही कालापानी से यहीं पर एक दर्रा है जो लिपुलेख दर्रा कहलाता है, और इसी लिपुलेख दर्रा से स्टूडेंट्स मानसरोवर की यात्रा होती है कैलाश पर्वत की ओर। मानसरोवर की यात्रा इसी यहीं लिपुलेख दर्रे से होकर जाती है। तो स्टूडेंट्स यदि हम बात करें कि कालापानी के बिल्कुल पास ही में एक काली माता का मंदिर है, यहीं पर स्टूडेंट्स एक काली माता का मंदिर है, तो शायद हो सकता है स्टूडेंट्स काली माता का फिर मंदिर होने की वजह से ही इस नदी का नाम काली नदी पड़ा हो, काली नदी पड़ा हो। स्टूडेंट ये भी हो सकता है। स्टूडेंट्स काली नदी के हमें अलग अलग नाम मिलते हैं, जैसे काली इस काली नदी के जो स्थानीय नाम हैं कालापानी गाड़, काली गंगा, और टनकपुर के पास नेपाल जब में प्रवेश करती है इसको शारदा के नाम से जाना जाता है, और नेपाल में अधिकांश क्षेत्र पर इसी काली नदी को महाकाली के नाम से जाना जाता है। और स्टूडेंट्स यदि हम बात करें स्कंद पुराण की, तो स्टूडेंट्स इस काली नदी को स्कंद पुराण में श्यामा नदी के नाम से जाना जाता है। और स्टूडेंट्स स्कंद पुराण में इस श्यामा नदी यानी काली नदी के पवित्र नहीं बताया गया है। तो स्टूडेंट हो सकता है कि इस नदी को पवित्र नहीं बताने के पीछे कई कारण हो सकते हैं स्टूडेंट उस समय, क्योंकि एक तो स्टूडेंट्स इस काली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है बहुत ही तेज़ है, बहुत भयंकर है, यह बहुत तेज़ गति से बहती है। और दूसरा स्टूडेंट्स इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है, जो बेसिन क्षेत्र है, यह बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है और आसपास के बहुत ही घने जंगल हैं, और यहाँ पर खतरनाक जंगली जानवरों का बसेरा है, भालू और तमाम जंगली जानवर, बाघ पर्याप्त मात्रा में इस क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मानवीय गतिविधि यहाँ पर संभव नहीं हो पाती है। और साथ में इस नदी में गूंज कैटफिश नाम की एक मछली, नरभक्षी जो मछली है, इस नदी में पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स शायद हो सकता है कि इसी वजह से मनुष्यों की सुरक्षा की दृष्टि से ही, ताकि इंसान इस क्षेत्र में न जाएं, तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स इसके जल को अपवित्र माना गया हो। तो एक कारण इसका ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स। अब हम बात करें कि हमने अभी जाना कि स्टूडेंट्स कि काली नदी है उसका जो उद्गम क्षेत्र है वो कालापानी है, और यहाँ पर मैंने स्टूडेंट अभी बताया आपको कि लिपुलेख दर्रा भी यहीं पर है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि काली नदी में मिलने वाली जो पहली इसकी सहायक नदी है, उस नदी का नाम स्टूडेंट्स है कुठियांगटी। जैसे कि स्टूडेंट ये लिखा भी है कुठियांगटी, तो ये स्टूडेंट्स ये जो नदी है ये कुठियांगटी नदी है। और स्टूडेंट्स इस कुठियांगटी नदी का जो उद्गम स्रोत है वो जैक्सस श्रेणी की पश्चिमी ढाल है। जैक्सस श्रेणी की पश्चिमी ढाल कुठियांगटी नदी का स्रोत है। और स्टूडेंट ये कुठियांगटी नदी जो है काली नदी में पिथौरागढ़ में गुंजी नाम स्थान पर, स्टूडेंट यहाँ पर जो स्थान है ये स्थान गुंजी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स काली नदी में मिलने वाली, दाहिनी ओर से मिलने वाली यह पहली नदी है। उसके बाद स्टूडेंट ये नदी पिथौरागढ़ का बॉर्डर बनाते हुए आगे बहती है। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पर जो कुठियांगटी नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। स्टूडेंट्स आप इनको नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स कुठियांगटी नदी की पहली सहायक नदी है संग चुमना, दूसरी नदी का नाम लिखिए निरकुट, और तीसरी नदी है थुमका। स्टूडेंट ये तीनों नदियाँ कुठियांगटी की सहायक नदियाँ हैं। स्टूडेंट्स कुठियांगटी के बाद कुठियांगटी गुंजी नाम स्थान पर कुठियांगटी का काली नदी से संगम होता है, यानी कि इसका काली नदी की पहली सहायक नदी कुठियांगटी नदी है। स्टूडेंट उसके बाद काली नदी में मिलने वाली दूसरी नदी है पूर्वी धौलीगंगा नदी। स्टूडेंट्स ये जो नदी देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है पूर्वी धौलीगंगा नदी। स्टूडेंट्स कौन सी नदी मैंने स्टूडेंट बताया? पूर्वी धौलीगंगा नदी। तो स्टूडेंट्स पूर्वी धौलीगंगा का जो उद्गम है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो शाखाओं के रूप में, स्टूडेंट्स जो ये वाली शाखा है, लिस्सर, और स्टूडेंट्स दूसरी जो शाखा है दारमा कहलाती है, लिस्सर और दारमा। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ से ये संयुक्त रूप से
ये नदी आगे बढ़ती है, पूरी धौलीगंगा, और पिथौरागढ़ के तवाघाट में ये नदी काली नदी से पर संगम बनाती है, या कह सकते हैं कि दाहिनी ओर से मिलने वाली ये दूसरी नदी, स्टूडेंट्स कौन सी नदी है दूसरी तरफ से मिलने वाली नदी? पूरी धौलीगंगा। और स्टूडेंट्स इस पूरी धौलीगंगा में धौलीगंगा एक परियोजना चल रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस धौलीगंगा पर स्टूडेंट बना हुआ है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स इस धौलीगंगा नदी पर बना हुआ है। और स्टूडेंट्स उसके बाद ये जो नदी है पूरी धौलीगंगा, ये तवाघाट, स्टूडेंट्स इस स्थान को खेला नाम से भी इसको जाना जाता है। खेला नाम स्थान पर यह काली नदी से मिलती है। तो खेला नामक, या इसको तवाघाट बोला जाता है स्टूडेंट्स, इसको तवाघाट बोला जाता है, या खेला इस क्षेत्र को बोला जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी जो तीसरी सहायक नदी है उसका नाम है, स्टूडेंट्स पूरी धौलीगंगा की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं स्टूडेंट, जैसा नोट करिए आप। जैसे पहली सहायक नदी का नाम नोट करिए स्टूडेंट, नांदारमा। इसकी सहायक नदी के नाम नोट करिए स्टूडेंट्स, पूरी धौलीगंगा की, नांदारमा, सेलायांगटी और कंचुतीज। ये पूरी धौलीगंगा की सहायक नदियाँ हैं। स्टूडेंट्स एक पश्चिमी धौलीगंगा भी है जो गढ़वाल में है। मैं यहाँ पर जो पूरी तरह से जो कुमाऊँ में है, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पूरी धौलीगंगा की बात कर रहे हैं, जो कि पिथौरागढ़ के तवाघाट क्षेत्र में काली नदी से मिलती है। तो ये स्टूडेंट्स काली नदी की दूसरी सहायक नदी है पूर्वी धौलीगंगा, और इसमें धौली परियोजना भी चल रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है धौली परियोजना कौन सी नदी पर चल रही है? पूरी धौलीगंगा नदी पर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद इस काली नदी पर आगे जाके जौलजी नाम स्थान पर, तवाघाट से कुछ दूरी पर जौलजी नाम स्थान पर इसमें गौरी गंगा मिलती है। जौलजी नाम स्थान पर स्टूडेंट्स जौलजीवी, जो पिथौरागढ़ के जौलजीवी स्थान पर काली नदी से किसका संगम होता है? गौरी गंगा का संगम होता है। स्टूडेंट्स ये जो गौरी गंगा है, ये जो गौरी गंगा है, यहाँ पर जो ग्लेशियर है स्टूडेंट, एक ग्लेशियर है स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह है मिलम और यह रालम। इन दो ग्लेशियर से, एक मिलम और दूसरा रालम, इन दो ग्लेशियर से गौरी गंगा नदी को जल मिलता है। और स्टूडेंट्स रालम का एक नाम सुनकल्पा भी है, मतलब रालम को सुनकल्पा के नाम से भी जानते हैं। इस ग्लेशियर को हम सुनकल्पा ग्लेशियर से भी जानते हैं। और स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने जो पूर्वी धौलीगंगा की बात बताई थी, जो तवाघाट में जो नदी मिलती है, इसको जो पानी मिलता है स्टूडेंट्स, ये गोवन खना ग्लेशियर से मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट छूट गया था कि जो पूर्वी धौलीगंगा है, इसको जल की प्राप्ति गोवन खना ग्लेशियर से होती है। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, एक लिस्सर और दूसरा दारमा से का संयुक्त जल पूर्वी धौलीगंगा को मिलता है, और तवाघाट में ये काली गंगा से मिलती है। तो इस प्रकार पूरी धौलीगंगा जो है कुठियाडी के बाद दूसरी सहायक नदी है। और तीसरी सहायक नदी मैंने बताया था जो जौलजीवी पर मिलती है, उसका नाम स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया गौरी गंगा। तो स्टूडेंट्स इसका नाम गौरी गंगा का जो बेसिन है स्टूडेंट्स, इसका नाम गौरी गंगा इसलिए पड़ा
क्योंकि इसका जो आसपास का क्षेत्र है, एक यहाँ पर सफ़ेद रंग के जो हैं कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं और इसका रंग भी बहुत उजला है, सफ़ेद है, इसीलिए शायद इसका नाम स्टूडेंट शायद गौरी गंगा पड़ा होगा, इसका नाम गौरी गंगा पड़ा होगा। और स्टूडेंट्स, आपको जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि ये गौरी गंगा के संगम जौलजीब में, जहाँ से काली नदी और गौरी गंगा का जहाँ पर संगम होता है जौलजीबी पिथौरागढ़ में, वहाँ पर कुमाऊँ का एक व्यापारिक मेला लगता है जिसको जौलजीबी का मेला कहते हैं। और फ्रेंड्स, यह मेला नवंबर मतलब मिड लास्ट मतलब मध्य में लगता है, नवंबर मध्य में यह मेला वहाँ पर लगता है। और स्टूडेंट्स, इस गौरीगंगा को जो जल की प्राप्ति होती है, इस गौरीगंगा को जल की प्राप्ति होती है, अभी मैंने स्टूडेंट बताया रालम और मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स रालम और मिलम ग्लेशियर से गौरीगंगा को जल की प्राप्ति होती है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मिलम ग्लेशियर है ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। वैसे स्टूडेंट्स एक ग्लेशियर और है पिंडारी ग्लेशियर। एक्चुअली पिंडारी ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो पिंडारी ग्लेशियर की जो लोकेशन है वो चमोली और बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ये पिंडारी ग्लेशियर फैला है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि जो मिलम ग्लेशियर है वो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब स्टूडेंट्स, गौरीगंगा की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। तो आप स्टूडेंट्स गौरीगंगा की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे सुरिंगाड़ आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सुरिंगाड़ आप नोट कर लीजिए, और मतकानीगाड़, जिम्बा स्टूडेंट नोट करेंगे, जिम्बा स्टूडेंट फिर नोट करिए, मतकानी, गोनखागाड़ और रमलगाड़, मतकानी, गोनखागाड़, ये गौरीगंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी मैंने सहायक नदियाँ बताई स्टूडेंट्स? गौरीगंगा की रमलगाड़, मतकानी, गोनखागाड़ और एक सुरिंगाड़, ये गौरीगंगा की सहायक नदियाँ हैं, गौरीगंगा की सहायक नदियाँ हैं। और आप स्टूडेंट समझ गए हैं कि गौरीगंगा और काली नदी का जो संगम है जौलजीबी में एक बहुत महत्वपूर्ण मेला लगता है, जिसे जौलजीबी का मेला भी कहा जाता है। स्टूडेंट उसके बाद जैसे ये काली नदी आगे बढ़ती है, तो अब इसमें काली नदी में स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि काली नदी में जो सबसे बड़ी, काली नदी को जो सबसे ज़्यादा जल देती है, सबसे ज़्यादा जो जल देती है, काली नदी को जो सबसे ज़्यादा पानी देती है, जल देती है, उसका नाम स्टूडेंट सरयू नदी है। और स्टूडेंट्स इस सरयू नदी का जो उद्गम है ये बागेश्वर के, एक्चुअली स्टूडेंट्स यहाँ पर बागेश्वर शहर है, बाजार है, नगर है, बागेश्वर के सरमूल के सरमूल कहें या झुंडी नामक स्थान कहें स्टूडेंट्स, से सरयू का, और डेबरासणी, स्टूडेंट यहाँ पर है डेबरासणी से गोमती नदी का उद्गम होता है। स्टूडेंट गोमती नदी और सरमूल से जो स्टूडेंट्स जो सरयू नदी आती, इसका जो संगम होता है बागेश्वर बाजार, मुख्य बाजार में होता है। और स्टूडेंट्स इन 2 नदियों के संगम पर बागेश्वर बसा है। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यहाँ पर उत्तरायणी का मेला बहुत प्रसिद्ध है। और इस उत्तरायणी मेले के अलावा इस संगम पर कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं स्टूडेंट्स। जैसे आप जानते हैं कि बद्रीदत्त पांडे जी, जिनको कुरुमांचल केसरी कहा जाता है, 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर नदी में के सरयू नदी में जो उत्तरायण मेले के दिन जो बेगार रजिस्टर थे वो सरयू नदी में बहा दिए गए थे। और इस तरह से इस कुप्रथा का अंत 1921 में स्टूडेंट्स हुआ था। और बद्रीदत्त पांडे इस के नायक थे। उस समय 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का
यहाँ कर उस दिन संकल्प लिया था। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कुली बेगार प्रथा के अंतर्गत उन दिनों परिवहन, जब अंग्रेज यहाँ शासन करते थे, परिवहन के साधन अच्छे नहीं थे, तो अंग्रेज़ों ने एक व्यवस्था बनाई थी कि गांव के मुखिया के पास ही बेगार रजिस्टर होता था और गांव के लोग बारी बारी से बिल्कुल फ्री में, बिना पैसा दिए अंग्रेज़ों को सामान को इधर से उधर ढूंढना पड़ता था और उनके खाने का भी प्रबंध करना पड़ता था, और इसके एवज में उनको किसी भी प्रकार का देय भत्ता, मानदेय या किसी प्रकार की मजदूरी नहीं मिलती थी। और इसका जो रजिस्टर होता था गांव के एक मुखिया के पास होता था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर के सरयू नदी के उत्तरायणी मेले के दिन बजरंग पांडे के नेतृत्व में उस दिन हरगोविंद पंत, चिरंजीव लाल, ये 3 बड़े नेता वहाँ पर उपस्थित थे। बजरंग पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में कुली बेगार के सभी रजिस्टर सरयू नदी में बहा दिए गए और इस प्रकार इस कुप्रथा का अंत हो गया। और स्टूडेंट्स, यहीं पर जो बागेश्वर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सरयू और गोमती का संगम होता है, इस क्षेत्र को, मतलब बागेश्वर का ये क्षेत्र उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बागनाथ का मंदिर भी है। इसके संगम पर बागनाथ मतलब भगवान शिव का मंदिर है। और वाराणसी में भी, बनारस में भी शिव का मंदिर है। वहाँ भी वरुणा और अस्सी गंगा के संगम पर वाराणसी बसा है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी गोमती और सरयू के बीच में यहाँ पर बागेश्वर शहर है और शिव का मंदिर है, और वहाँ भी शिव का मंदिर है स्टूडेंट्स बनारस में। तो उसकी तुलना यहाँ से की जाती है। और अल्मोड़े का जो ये द्वाराहाट के जो युभांडेश्वर मंदिर है, इसे उत्तर का काशी कहा जाता है। युभांडेश्वर मंदिर को उत्तर का काशी कहा जाता है। उत्तर काशी कौन से क्षेत्र में स्टूडेंट मैंने बताया? अल्मोड़ा क्षेत्र में। तो अल्मोड़ा क्षेत्र को, द्वाराहाट के युभांडेश्वर मंदिर को उत्तर का काशी कहा जाता है। लेकिन उत्तर का वाराणसी कैसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? बागेश्वर को कहा जाता है। और किस लिए कहा जाता है? बागनाथ मंदिर जो शिव की श्रद्धा का अपार केंद्र है। और स्टूडेंट्स, उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है, और स्टूडेंट्स ये अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ का बॉर्डर बनाते हुए सरयू नदी पहले अल्मोड़ा पिथौरागढ़ और फिर पिथौरागढ़ और चंपावत का बॉर्डर बनाती है। पहले अल्मोड़ा, यहाँ पर स्टूडेंट अल्मोड़ा देख रहे हैं, और यहाँ पिथौरागढ़, इसका बॉर्डर बनाते हुए आ रही है, और फिर चंपावत और पिथौरागढ़ बॉर्डर बना के आगे बढ़ती है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक नदी और आती है, यहाँ पर अल्मोड़ा से एक नदी और आती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मतलब साउथ ईस्ट से अल्मोड़ा की, स्टूडेंट यही अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा के साउथ ईस्ट से एक पना नदी जो है काकड़ी धार नामक स्थान पर सरयू नदी में मिल जाती है। क्या कहा मैंने स्टूडेंट्स? कि अल्मोड़ा के साउथ ईस्ट से पना नामक की नदी अल्मोड़ा व चंपावत की सीमा बनाते हुए अल्मोड़ा और चंपावत की सीमा बनाते हुए ये पना नदी आ रही स्टूडेंट, अल्मोड़ा और ये जो पना नदी आ रही स्टूडेंट, ये देख रहे पना नदी अल्मोड़ा और चंपावत की सीमा बनाते हुए कागड़ी घाट पर ये नदी यहाँ पर किससे मिल रही है? सरयू से मिल रही है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। काकड़ी घाट पर सरयू से कौन नदी मिल रही है? पना नदी मिल रही है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट्स, इसके आगे जब ये सरयू नदी आगे बढ़ती है, जैसे ये सरयू नदी थोड़ा आगे बढ़ती है, इस नदी में पूरी रामगंगा नदी इसमें आके मिलती है। कौन सी नदी मैंने बताया स्टूडेंट्स? पूरी रामगंगा। ये नदी स्टूडेंट आ रही पूरी रामगंगा। स्टूडेंट जहाँ पर पूरी रामगंगा नदी सरयू नदी में मिलती है, क्या कहा स्टूडेंट मैंने? पूरी रामगंगा, एक तो स्टूडेंट पश्चिमी रामगंगा है जो गढ़वाल में है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट पूरी रामगंगा की बात कर रहा हूँ। ये पूरी रामगंगा की बात कर रहा हूँ, इस पूरी रामगंगा की बात कर रहा हूँ, इस पूरी रामगंगा की बात कर रहा हूँ। ये पूरी रामगंगा नामिक और पोंटी ग्लेशियर से, कहाँ से स्टूडेंट? नामिक और पोंटी ग्लेशियर से इसको जल प्राप्त होता है। नामिक और पोंटी
जिसका जल किसको प्राप्त होता है, पूरी रामगंगा को प्राप्त होता है। और स्टूडेंट्स ये पूरी रामगंगा जब नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ सरयू नदी में एक जगह है रामेश्वर तीर्थ। रामेश्वर तीर्थ एक जगह है, वहाँ पर ये सरयू से मिल जाती है। पूरी रामगंगा जब यहाँ से सरयू आगे बढ़ती है पनार मिलने के बाद काकड़ी घाट में, उसके बाद रामेश्वर तीर्थ नाम स्थान पर पूरी रामगंगा सरयू नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, सरयू। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स सरयू के नाम से ही आगे बढ़ती है। ये यहाँ पर रामेश्वर तीर्थ है स्टूडेंट्स, ये लिया है मैंने, आपको लिखा भी है स्टूडेंट्स यहाँ पर रामेश्वर तीर्थ। उसके बाद स्टूडेंट्स ये नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पर पंचेश्वर में पिथौरागढ़ के बिल्कुल बॉर्डर बनाते हुए पंचेश्वर में ये काली नदी से, ये सरयू नदी काली नदी से मिल जाती है। पंचेश्वर में ये सरयू नदी काली नदी से मिल जाती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि पूरी रामगंगा तो मिलती है रामेश्वर तीर्थ में, लेकिन रामेश्वर तीर्थ के बाद, रामेश्वर तीर्थ यहाँ पर मिला, उसके जब आगे बढ़ती है तो सरयू नाम से आगे बढ़ती है और पंचेश्वर में ये किससे मिल जाती है, काली नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है स्टूडेंट्स, काली नदी से मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स आप नोट करिए, ये जो पूरी रामगंगा है इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं स्टूडेंट्स, जैसे नोट करिए आप भुजपत्री गाड़, दूसरी नदी का नाम नोट करिए गरगतिया। उसके बाद एक नदी और आती है यहाँ पर, इसकी जो सहायक नदी है वह है काला पानी गाड़ और बेरल गाड़। ये पूरी रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये जो पूरी रामगंगा है जिसका उद्गम कहाँ से होता है, पोंटिंग और नामी ग्लेशियर से। ये जो पोंटिंग और नामी ग्लेशियर का जल इस नदी को प्राप्त होता है। और इस पूरी रामगंगा की जो सहायक नदियाँ हैं भोजपत्री गाड़, गरगतिया, काला पानी गाड़ और बेलल गाड़, ये पूरी रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं और उसके बाद जब मैं स्टूडेंट्स कल जब इसका पार्ट 2 आएगा तो इसमें जो अंतिम मिलेगी वो लद्या नदी, इसमें अंतिम नदी होगी लद्या नदी, जो है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल के मिलन गजार से यहाँ पर जो अंतिम नदी मिलती है लद्या नदी मिलती है। तो पार्ट 2 के अंदर मैं आपको यहाँ तक मैंने आज वो पंचेश्वर में यहाँ पर सरयू नदी काली नदी से मिलती है, वो जो पंचेश्वर कहलाती है स्टूडेंट्स। और पंचेश्वर में यहाँ पर स्टूडेंट्स, पंचेश्वर चंपावत में एक पंचेश्वर मंदिर भी है और पंचेश्वर से 2.5 किलोमीटर दूर पंचेश्वर डैम बन रहा है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स कल मैं आपको ये भी बताऊँगा, अभी आज जो मैंने नदियाँ बताई आपको, ये नदियाँ दाहिनी तरफ से मिलती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इस काली नदी में लेफ्ट यानी कि बाईं ओर से भी कुछ नदियाँ काली नदी में मिलती हैं, जैसे रूपाली गाड़ वगैरह है और उन पर डैम भी बना हुआ है। तो कल मैं विस्तार से जनता जब पंचेश्वर डैम की बात करूँगा तो उससे पहले आपको नेपाल से आने वाली जो नदियाँ काली नदी मिलती हैं उसका भी मैं विस्तार से वर्णन करूँगा। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर भी इसको रिपीट करते हैं। स्टूडेंट जैसे कि हमने पढ़ा कि जो काली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, इसका जो उद्गम है वो काला पानी क्षेत्र है। और काला पानी नदी में जो पहली सहायक नदी इसमें मिलती है स्टूडेंट्स, उसका नाम कुठियांगटी नदी है। और ये कुठियांगटी नदी जो पहली नदी जो गुंजी नामक स्थान पर काली नदी से मिलती है। इस कुठियांगटी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी बताया था, जैसे संगचुमना, नीरकुट और थुमका जो है कुठियांगी सहायक नदियाँ बताया था। उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया पूर्वी धौलीगंगा नदी के बारे में बताया और मैंने स्टूडेंट्स पूर्वी धौलीगंगा के बारे में आपको बताया। और जो तवाघाट में काली नदी से मिलती है, ताली घाटी मिलती है। और स्टूडेंट्स मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो नदी है पूरी धौलीगंगा, इसको जो जल की प्राप्त होती है वो गोवन खना ग्लेशियर से प्राप्त होता है। यहाँ पर लिस्सर और दारमा नाम के 2 ग्लेशियरों से, मतलब 2 शाखाओं के रूप में, दारमा और लिस्सर नाम की 2 शाखाओं के रूप में ये नदी आगे बढ़ती है और उसको
गोवर्धन का जल पूर्वी धौलीगंगा को प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एक पश्चिमी धौलीगंगा गढ़वाल की है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कुमाऊँ की धौलीगंगा के बाद, जो तवाघाट में, जिसको खेला भी कहा जाता है, यहाँ पर ये काली नदी में मिलती है। और स्टूडेंट्स, इस पूरी धौलीगंगा में, धौली में, इस नदी में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिससे बिजली पैदा की जाती है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो डैम बना है स्टूडेंट्स, ये एक रॉक फिल डैम है। इसमें इस पर एक डैम बना हुआ है जो रॉक फिल डैम का मतलब कंक्रीट, जिसमें चट्टान का कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है। और ये कट ऑफ टेक्निक वॉल पर आधारित है। स्टूडेंट्स, जैसा कि ये डैम है, डैम का काम क्या होता है? पानी को रोक देना। यहाँ से नदी पानी आ रहा है और इसमें एक दीवार बना दी तो जिससे इस पानी को रोक दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, जहाँ पर कंक्रीट मिलते हैं, जहाँ पर चट्टान पाए जाते हैं, यहाँ जहाँ चट्टान का चूर्ण मिल सकता है, खासकर दुर्गम इलाका, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो इलाका है काफ़ी दुर्गम इलाका है, तो यहाँ पर रॉक का चूर्ण आसानी से मिल जाता है। छोटे मोटे चट्टानों को बारूद से उड़ा के कंक्रीट तैयार किया जाता है और यहाँ पर एक डैम बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें 3 लेयर होती हैं। यहाँ पर सबसे पहली इसमें एक लेयर पड़ती है स्टील की लेयर, सबसे पहले स्टील लेयर बनती है। उसके बाद इसमें दूसरी कंक्रीट आता है, तीसरा आस्पेट आता है। आस्पेट जो पेट्रोल रिफाइनिंग में जो सबसे लास्ट में जो मलबा बच जाता है उसको कंक्रीट से मिला के इसमें लगाया जाता है। और इस पेशेंट यहाँ से पानी इसमें लीकेज ना हो तो इसमें एक गहरा आधार, बेस इसका नीचे ज़मीन की एक गहरा आधार इसमें तैयार किया जाता है जिसको कटवॉल कहते हैं, जिससे यहाँ का पानी कभी मतलब रिस्क के कभी इससे पार ना हो पाए और बांध को कोई खतरा ना हो। तो इस तरह पे यहाँ पर एक इसका ज़मीन की बहुत गहराई तक एक मजबूत आधार तैयार किया जाता है जिस टेक्निक को बोलते हैं कट ऑफ वॉल टेक्निक। और ये एक रॉक फिल डैम है जो कि किसमें बना है स्टूडेंट्स? किसमें बना है ये डैम? पूरी धौलीगंगा पर बना है। किसमें बना है? पूरी धौलीगंगा पर बना है। उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स बताया आपको जौलजीबी के बारे में बताया। तो जौलजीबी में मैंने बताया स्टूडेंट्स कि जौलजीबी गौरीगंगा और काली नदी का जो संगम होता है वो जौलजीबी पर होता है। जौलजीबी पर एक कुमाऊं का प्रतिष्ठित व्यापारी मेला लगता है। और एक मेला मैंने उत्तरायणी का मेला आपको यहाँ पर भी बताया था, जो कि शायद उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला है। और ओगले ने अपनी पुस्तक में भी इस मेले का जिक्र किया है, उत्तरायणी मेले का। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, ये जो मेला है जौलजीबी का मेला, ये एक व्यापारिक मेला है। हमारी जो भूटिया जनजाति के लोग हैं अपना यहाँ पर व्यापार के लिए उन सामान को बेचने यहाँ पर आते हैं जौलजीबी मेले में। नवंबर के महीने में ये मेला लगता है। वो यहाँ पर कालीन, दरी, ऊन से बने हुए सभी तरह के वस्त्र यहाँ पर बेचने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार जो एक बहुत बड़ा मेला है। तिब्बत और पिथौरागढ़ का ये एक बहुत पुराना मेला है। यहाँ पर तिब्बती व्यापार भी इस मेले से होता है। चाइना को भी व्यापार पहले इस मेले से लगातार होता रहा है। उसके बाद जौलजीबी मेले के बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि काली नदी को जो सबसे ज़्यादा जल देती है वो देती है स्टूडेंट्स सरयू, जो बागेश्वर से आती है। और बागेश्वर नदी जो ये सरयू नदी है, यहाँ डेबरा सणी से गोमती नदी, एक तो गोमती उत्तर प्रदेश की नदी है, एक स्टूडेंट्स यहाँ गोमती अलग है जो कुमाऊं की है, ये गोमती जो डेबरा सणी से आती है, और एक सरमोल झुंडी नामक स्थान से आती है। और बागेश्वर मार्केट पर ये अपना संगम बनाती है, जहाँ पर उत्तरायणी का एक भव्य मेला भी लगता है, अभी मैंने चर्चा किया था। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये जो नदी है सरयू नदी, ये पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है और बाद में फिर पिथौरागढ़ और चंपावत का बॉर्डर बनाते हुए आगे बनती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अल्मोड़ा से मतलब अल्मोड़ा से भी साउथ मतलब जो अल्मोड़ा से भी एक नदी इसमें आके मिलती है। स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि अल्मोड़ा से भी एक नदी आके, साउथ ईस्ट अल्मोड़ा से भी एक नदी आके इसमें मिलती है। उस नदी का नाम कौन, अभी बताया था मैंने, पनाह नदी बताया था स्टूडेंट। क्या बताया था? इस नदी का नाम पनाह नदी मिलती है। और अल्मोड़ा और चंपावत की सीमा बनाते हुए ये जो नदी है अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा है और ये चंपावत है, इसकी सीमा बनाते हुए कागड़ी घाट पर यह सरयू नदी मिल जाती है, पनाह नदी, जो कहाँ से निकलती है स्टूडेंट? अल्मोड़ा के साउथ ईस्ट से निकलती है, अल्मोड़ा के साउथ ईस्ट से निकलती है। उसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें जो महत्वपूर्ण नदी मिलती है स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
अभी हमने बात की थी पूर्वी रामगंगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है, पनार नदी जो सरयू में मिलती है काकड़ी घाट के बाद, इसमें जो पूर्वी रामगंगा, एक स्टूडेंट पश्चिमी रामगंगा है जो गढ़वाल में है, एक जो पूर्वी रामगंगा है जिसका उद्गम नामिक और पोंटी ग्लेशियर है। मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट इस नदी की बात, नामिक और पोंटी ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा को जल प्राप्त होता है। और ये नदी सरयू नदी में, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक जगह है रामेश्वर तीर्थ। तो रामेश्वर तीर्थ में सरयू का मिलन पूरी रामगंगा से होता है। उसके बाद रामगंगा जब इसमें मिल जाती है स्टूडेंट, क्योंकि ज़्यादा पानी का पहुँच सरयू नदी में, इसलिए ये नदी सरयू नाम से आगे बढ़ती है। और यहाँ पंचेश्वर, यहाँ जब हम ये चंपावत में एंट्री करती है पंचेश्वर में, ये काली नदी से मिल जाती है। ये सरयू नदी जो है काली नदी से मिल जाती है। और काली नदी यहाँ पर मैंने आपको पंचेश्वर मंदिर के बारे में पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था। और यहीं से 2.5 किलोमीटर दूरी पर पंचेश्वर परियोजना सरकार भारत और नेपाल के सहयोग से एक पंचेश्वर बांध की योजना 2018 से यहाँ पर चल रही है, जिसका डिटेल स्टूडेंट्स मैं पार्ट 2 में आपको बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है, आप काली नदी तंत्र के बेस को समझे होंगे, तो कल आपको बताएंगे कि किस तरह से ये नदी पंचेश्वर डैम के बाद ये किस नदी इस तरह से कैसे आगे बढ़ती है, और किस तरह से उत्तर प्रदेश से होते हुए ये नदी किस तरह से गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका पार्ट 2 में हम आपको डिटेल से कल अध्ययन कराएंगे। थैंक्स गॉड ब्लेस यू।